हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आरएएस प्री भर्ती परीक्षा 2023 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपना एक मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुका है। आज अपना इसमें दूसरा नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 150 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। इसलिए टेस्ट आपको पूरा देना है। और अगर आपने पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा आरएएस प्री मॉडल पेपर के नाम से आपको वहाँ फोल्डर मिलेगा। तो आप वहाँ जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। परीक्षा तिथि नज़दीक है, 1 अक्टूबर है वो परीक्षा तिथि है, आप सभी को पता ही होगा ये तो। दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। दोस्तों, अगर आप वास्तव में आरएएस प्री की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों 150 में से 75 प्रश्न आप सही करके बताइए। ठीक है, 150 में से 75 प्रश्न आपको सही करने हैं। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न, भूगर्भीय काल क्रेटेशियस, जुरासिक और ट्रियासिक निम्न में से किस भूगर्भीय कल्प के हैं? बताइए। पहला ही प्रश्न अच्छा लेवल का प्रश्न है। भूगर्भीय काल क्रेटेशियस, जुरासिक और ट्रियासिक निम्न में से किस भूगर्भीय कल्प के हैं? दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखिए ये कल्प क्या होता है। देखिए, भूगर्भीय समय को मापने के लिए कल्प दूसरी सबसे बड़ी इकाई होती है। ठीक है, और यहाँ पे इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा दोस्तों मेसोजोइक। क्या हो जाएगा? मेसोजोइक। ठीक है दोस्तों, मेसोजोइक कल्प को क्रेटेशियस, जुरासिक और ट्रियासिक भूगर्भिक युगों में विभाजित किया गया है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 2 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, सेकंड नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना है कि कौन सा कथन है वो सही है और कूट भाषा में अपने को उत्तर देना है। देखिए, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के कालगुरली और कूलगार्डी क्षेत्रों में उच्च ग्रेड एंथ्रेसाइट कोयले का भंडार है। बताइए, यहाँ पे पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के कालगुरली और कूलगार्डी क्षेत्रों में उच्च ग्रेड एंथ्रेसाइट कोयले का बड़ा भंडार है। क्या ये बात सत्य है? तो दोस्तों गलत हो जाएगा। यहाँ पे एंथ्रेसाइट कोयले का नहीं, यहाँ पर सोने का बड़ा भंडार है। ठीक है, सोने का दोस्तों यहाँ पर क्या है? बड़ा भंडार है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और देखिए दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया दुनिया में बॉक्साइट का एक प्रमुख उत्पादक है। बिल्कुल सही है, ऑस्ट्रेलिया दुनिया में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, तीसरा देखिए, लेक मार्काइबो को पेट्रोलियम उत्पादन के लिए जाना जाता है। बिल्कुल सही है दोस्तों, ये वेनेजुएला में स्थित है। ठीक है, और ये पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा और तीसरा कथन क्या है? सत्य कथन है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर है। केवल 2 और 3 इसमें सही है। 3 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित वलित पर्वतों पर विचार कीजिए। देखिए, यहाँ पे 4 पर्वत दे रखे हैं, अरावली पर्वतमाला, एल्पेशियन, द रॉकीज और एंडीज। अब अपने को यहाँ पर क्या बताना है कि उपरोक्त में से कौन से युवा वलित पर्वत है? कौन से युवा वलित पर्वत है? तो आप सभी को पता होगा दोस्तों। देखिए, युवा वलित, तो यहाँ पर देखिए अरावली पर्वतमाला और अल्पेशियन, ये दोनों के दोनों दोस्तों प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है। यहाँ पे रॉकीज और एंडीज हैं, ये युवा वलित पर्वत हैं। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? कूट भाषा में उत्तर देना है। 3 और 4 इसमें क्या है? सही है। तो यानी कि अपना इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, 4 नंबर का प्रश्न है, लादांग स्थानांतरित कृषि का एक स्थानीय नाम है। बताइए, लादांग स्थानांतरित कृषि का एक स्थानीय नाम है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो है दोस्तों लादांग, ये मलेशिया। ठीक है, मलेशिया में लादांग कहते हैं स्थानांतरित कृषि को। तो यहाँ पे देखिए मलेशिया अब किस में आएगा ये?
तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दक्षिण पूर्व एशिया में। तो यहाँ पर अपना इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है, दक्षिण पूर्व एशिया में। आगे देखिए यहाँ पे 5 नंबर का प्रश्न है, प्रमुख मत्स्य क्षेत्र डोगर बैंक निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है? बताइए डोगर बैंक कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, बताइए, ये तो सभी को पता होगा दोस्तों। देखिए डोगर बैंक, जॉर्ज बैंक और एक और होता है जिसका नाम है ग्रैंड बैंक। ये अटलांटिक महासागर के प्रसिद्ध मत्स्य क्षेत्र हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है उत्तर सागर में। तो यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 6 नंबर का प्रश्न है, देखिए कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? ये तो दोस्तों आप सभी को पता होगा, कर्क रेखा है ये कौन कौन से क्षेत्र से होकर गुजरती है? दोस्तों टोटल 8 राज्य हैं जिसमें से कर्क रेखा होकर गुजरती है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार और मेघालय ये दे रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो दोस्तों देखिए गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़ इन तीनों से होकर गुजरती है। यहाँ पर बिहार और मेघालय से होकर नहीं गुजरती। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 इसमें क्या है? सत्य है। ठीक है, तो यहाँ पर कूट भाषा में उत्तर देना था। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, भारत में फसल मौसम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फसल मौसम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए रबी फसल का मौसम दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान जुलाई से अक्टूबर के दौरान होता है। ठीक है, तो ये कथन है, ये दोस्तों इसमें गलत दे रखा है। मैं यहाँ पर बात करूँ तो दोस्तों रबी की फसल की, तो रबी की फसल है ये अक्टूबर नवंबर माह में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। ठीक है, तो यानी कि ये पकते समय शुष्क और गर्म वातावरण होना आवश्यक है, तो इसलिए ये कब काटी जाती है? मार्च अप्रैल में। मार्च अप्रैल में दोस्तों गर्मी पड़ने लग जाती है। ठीक है, वातावरण शुष्क हो जाता है, तो ये अपना पहला कथन है वो गलत हो जाएगा। आगे देखिए, रबी फसलों में गेहूं, जौ, जई, मटर, चना, दालें, अलसी, सरसों, तिलहन आदि होते हैं। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे दूसरा नंबर का कथन है वो इसमें क्या है? सही है। पहले नंबर के में जुलाई से अक्टूबर दे रखा है, ये गलत है। अक्टूबर से मार्च अप्रैल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे केवल और केवल 2 सत्य है इसमें, तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी या नदियों का उद्गम भारतीय सीमा क्षेत्र से बाहर होता है? यानी कि कौन सी नदी का उद्गम भारतीय सीमा क्षेत्र में नहीं होता है? तो दोस्तों यानी कि बाहर से होता है। तो देखिए ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम है वो दोस्तों चीन से होता है, चीन के तिब्बत के पठार से होता है और चेमायुंगडुंग की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। सतलज नदी का उद्गम है, इसका भी उद्गम दोस्तों तिब्बत मानसरोवर से होता है, राक्षस ताल झील से। तो इन दोनों का जो उद्गम है ये दोस्तों भारत के बाहर से होता है। बाकी चिनाब और रावी इन दोनों का उद्गम है ये दोस्तों भारत में ही होता है। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। चिनाब नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश के बारालाचा ला दर्रे में होता है इसका उद्गम। ठीक है, और रावी नदी दोस्तों, जो रावी नदी है इसका उद्गम है ये हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे से ये निकलती है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें 1 और 2 ये इसमें सत्य है। ठीक है, 1 और 2 यानी कि 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, पूर्वी घाट की पहाड़ निम्नलिखित पहाड़ियों पर विचार कीजिए। पूर्वी घाट की निम्नलिखित पहाड़ियों पर क्या करना है? विचार करना है। देखिए उपरोक्त पहाड़ियों को दक्षिण से उत्तर दिशा में व्यवस्थित कीजिए। दक्षिण से उत्तर दिशा में व्यवस्थित कीजिए यानी कि दोस्तों नीचे से ऊपर की ओर। ठीक है, तो ये क्रम है। देखिए सबसे पहले इसमें आएगा पलानी पहाड़ियाँ, फिर आएगा दोस्तों इसमें जावड़ी पहाड़ियाँ, फिर आएगा दोस्तों पलकोंडा की पहाड़ी। ठीक है, तो यहाँ पर 3, 2, 1 अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अपना इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 10 नंबर का प्रश्न है,
निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए उपरोक्त में से कौन सा या कौन से युग्म सही सुमेलित है, कौन सा या कौन से युग्म सही सुमेलित है, वो दोस्तों अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए एक तरफ खनिज है, दूसरी तरफ खान है, यानी कि किसकी खान कहाँ पर सही सुमेलित है वो अपने को बताना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए बॉक्साइड खनिज की खान है, ये लोहरदगा में है, बिल्कुल सही है दोस्तों। मीका खनिज की खान है, ये कोडरमा में है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए कोयला और डल्ली राजहरा, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। इसमें कोयला नहीं, लोह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों डल्ली राजहरा। ठीक है, यह आपको इसमें याद रखना है, लोह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, कोयला इसमें गलत दे रखा है। तो इसमें कौन सा युग्म सही सुमेलित है, 1 और 2 इसमें सही सुमेलित है। तो यहाँ पर अपना इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार क्रमशः भारत एवं राजस्थान की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या है। नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 31.15% तो ये भारत की नगरीय जनसंख्या है और 24.9% ये राजस्थान की नगरीय जनसंख्या है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 4 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, गागरोन किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है, ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, झालावाड़ में है, ये जलदुर्ग की श्रेणी में आता है। आगे देखिए, गिरल लिग्नाइट ताप शक्ति परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थित है। दोस्तों कहाँ पर है ये, तो ये बाड़मेर में है, ये भी सभी को पता होगा, 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक जिला राजस्थान के उप आर्द्र दक्षिणी मैदान प्रकार के कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित नहीं है। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक जिला राजस्थान के उप आर्द्र दक्षिणी मैदान प्रकार के कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित नहीं है। तो वो है दोस्तों देखिए चित्तौड़गढ़ है, राजसमंद है, भीलवाड़ा है, लेकिन टोंक नहीं आता दोस्तों इसमें। राइट आंसर इसमें 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, कौन सा एक सुमेलित नहीं है वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। दोस्तों देखिए, लूणी जवाई बेसिन गोडवाड़ प्रदेश, लूणी जवाई बेसिन गोडवाड़ प्रदेश है ये दोस्तों, इसमें जो गोडवाड़ प्रदेश है, ठीक है, इसके अंतर्गत आता है लूणी जवाई बेसिन। और चंबल बेसिन है ये दोस्तों उत्खात भूमि के अंतर्गत आती है, बिल्कुल सही है। माही बेसिन है ये छप्पन के मैदान के अंतर्गत आती है, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर देखिए बनास बेसिन बागड़ प्रदेश, बनास बेसिन इसमें बागड़ प्रदेश दे रखा जो कि इसमें गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर अपना इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 16 नंबर का प्रश्न है। देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, ठीक है। अब दोस्तों इसके अंदर आप देख सकते हैं, देखिए एक तरफ सूची फर्स्ट में ऊर्जा परियोजना दे रखी है, दूसरी तरफ अविस्तृति दे रखी है, ठीक है। देखिए बड़ला सोलर पार्क कहाँ पर है, सभी को पता होगा दोस्तों, ये फड़ौदी जोधपुर में है, ठीक है। अवशिष्ट ऊर्जा परियोजना ये कहाँ पर है, तो दोस्तों ये बालोतरा बाड़मेर में है, ठीक है। पवन ऊर्जा परियोजना ये दोस्तों देवगढ़ प्रतापगढ़ में है, और सौर ऊर्जा परियोजना खीवसर नागौर में है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 3 2 1, ठीक है, 4 3 2 1। तो यहाँ पर इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वो है देखिए 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से देखिए राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा नगर भारत सरकार के सोलर सिटी विकास कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है। सोलर सिटी विकास कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें उदयपुर नहीं है दोस्तों इसमें, ठीक है, उदयपुर नहीं है। तो इसका राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत के प्रशासन में विधायी केंद्रीयकरण आरंभ हुआ। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत के प्रशासन में विधायी केंद्रीयकरण आरंभ हुआ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 में दोस्तों विधायी केंद्रीयकरण है वो आरंभ हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही।
आगे देखिए 19 नंबर का प्रश्न है, स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारियों के रूप में आने वाले सर्वप्रथम यूरोपीय निम्नलिखित में से कौन थे? बताइए, सर्वप्रथम यूरोपीय निम्नलिखित में से कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए यूरोपीय शक्तियों में पुर्तगाली कंपनी ने भारत में सबसे पहले प्रवेश किया था। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, पुर्तगाली ने। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 20 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर अपने को यहाँ पर क्या करना है? विचार करना है। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए हेनरी विवियन डेरोजियो ने हिंदू कॉलेज की स्थापना की। ठीक है, यहाँ पर देखिए अपने को सही कथन बताना है कि कौन सा इसमें सही कथन है। ठीक है, हेनरी विवियन डेरोजियो ने हिंदू कॉलेज की स्थापना की, तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। पहला कथन मैं आपको बताऊं तो दोस्तों देखिए, राजा राम मोहन राय ने एक मिशनरी डेविड हेयर के साथ हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा पहला कथन। राजा राम मोहन राय ने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक लिखी जिसमें उनके विचार संकलित है, ये भी दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। मैं आपको बताऊं तो दोस्तों सत्यार्थ प्रकाश जो पुस्तक है ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखी थी, राजा राम मोहन राय इसमें गलत दे रखा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा देखिए, आर्य समाज भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रूप से सम्मिलित रहा, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। तो यहाँ पे सी नंबर का जो कथन है वो इसमें बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर केवल और केवल सी इसमें सत्य है। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर अपने को क्या करना है? विचार करना है, बताना है कि इनमें से कौन सा कथन है वो सत्य है। देखिए दोस्तों, इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले सत्र की अध्यक्षता WC बनर्जी ने की थी, बिल्कुल सही है। WC बनर्जी ने पहले सत्र की अध्यक्षता की थी। ठीक है, पहला कथन सत्य है। दूसरा देखिए अपने को सही कथन बताना है। ठीक है, दूसरा देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले सत्र को कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रथम महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने संबोधित किया था। दोस्तों मैं आपको बताऊं, देखिए यहाँ पर जो कादम्बिनी गांगुली है ये भारत और संपूर्ण ब्रिटिश साम्राज्य की पहली महिला स्नातक थी। ठीक है, और ये पहली महिला फिजिशियन भी थी। ठीक है, और 1890 के अधिवेशन को संबोधित करने वाली प्रथम महिला का इनको गौरव प्राप्त है। तो यहाँ पर जो पहला अधिवेशन है उसमें इन्होंने संबोधित नहीं किया था, तो ये अपना दूसरा नंबर का जो कथन है वो गलत हो जाएगा। केवल और केवल ए इसमें क्या है? सत्य है। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 22 नंबर का प्रश्न है, अगस्त प्रस्ताव 1940 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर अपने को क्या करना है? विचार करना है। अगस्त प्रस्ताव, ठीक है दोस्तों, अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को वायसराय लिनथिंगो ने एक घोषणा की थी। ठीक है, अब उसमें क्या क्या प्रावधान थे? तो दोस्तों देखिए, भारत की पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य, ये गलत हो जाएगा इसमें। दोस्तों भारत के लिए डोमिनियन स्टेट ये इसका प्रमुख लक्ष्य था। ठीक है, मुख्य लक्ष्य ये था, तो ये अपना पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य, ये गलत हो जाएगा। युद्ध के पश्चात संविधान सभा का गठन, ये इसका उद्देश्य था। अल्पसंख्यकों की सहमति के बिना भविष्य में कोई संविधान नहीं लागू होगा, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी उद्देश्य प्रस्ताव में था। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों बी और सी क्या है? सत्य है। बी और सी क्या है? सत्य है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 3 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। निम्न घटनाओं पर अपने को क्या करना है? विचार करना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, इन घटनाओं को सही कालानुक्रमिक करना है अपने को। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ
यहाँ पे देखिए सबसे पहले वेवेल योजना, वेवेल योजना बताइए कब आई थी? तो ये 1945 में आई थी दोस्तों, ठीक है, 1945 में वेवेल योजना। क्रिप्स मिशन, ये तो दोस्तों सभी को पता होगा, क्रिप्स मिशन 1942 में आया था, 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन, ये भी सभी को पता होगा दोस्तों, ये भी 1942 में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो भारत छोड़ो आंदोलन है ये अगस्त में प्रारंभ हुआ था, ठीक है, अगस्त में। और जो क्रिप्स मिशन आया था ये आया था दोस्तों मार्च में। कब आया था? मार्च में, ये भी आपको याद रखना है। और कैबिनेट मिशन, ये तो दोस्तों सभी को पता होगा, मार्च 1946। अब यहाँ पर अपन देखें काल कर्मानुसार तो सबसे पहले आएगा इसमें क्रिप्स मिशन, उसके बाद में भारत छोड़ो आंदोलन, फिर वेवेल योजना और फिर कैबिनेट मिशन। तो यहाँ पे BCAD इसका राइट आंसर हो जाएगा, BCAD, यानी कि 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म से संबंधित है? कौन जैन धर्म से संबंधित है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, खुद्दक निकाय, निर्युक्ति और आगम, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, देखिए जो ये खुद्दक निकाय है, खुद्दक निकाय है, ये बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक का सुत्त पिटक का 5वां निकाय है, ठीक है। तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है दोस्तों, खुद्दक निकाय, ठीक है। यहाँ पर इसमें जैन धर्म से संबंधित निर्युक्ति और आगम ये दोनों हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है जो आगम शब्द का प्रयोग है वो जैन धर्म के मूल ग्रंथों के लिए किया जाता है, ये भी आपको सभी को पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर है दोस्तों निर्युक्ति और आगम ये जैन धर्म से संबंधित है। तो यहाँ पे अपने को बताना था कौन सा सही है, तो बी और सी इसमें क्या है, सही है। तो यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, संगम काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर अपने को क्या करना है, विचार करना है, बताना है कौन सा इसमें क्या है, सत्य है। दोस्तों देखिए, इसमें सती प्रथा का प्रचलन नहीं था संगम काल में, क्या ये सही है? नहीं, गलत हो जाएगा दोस्तों। मैं आपको बताऊं तो दोस्तों देखिए, संगम काल यानी कि जो सती की क्रूर प्रथा है, सती की जो क्रूर प्रथा है ये दोस्तों तमिल समाज में भी प्रचलित थी, ठीक है। और इसे टिपाइडल के नाम से जाना जाता था, ठीक है, लेकिन ये अनिवार्य नहीं थी, प्रचलन में तो थी। तो यानी कि ये कथन है ये नई वाला, ये गलत हो जाएगा। चोल शासक करिकेल ने कावेरी नदी पर बांध का निर्माण करवाया, बिल्कुल सही है। देखिए, मुजरिस चेर साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था, बिल्कुल सही है। तो इसमें दूसरा और तीसरा कथन है वो इसमें क्या है, सही है, यानी कि बी और सी क्या है इसमें सही है। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 25 प्रश्न अपने कंप्लीट हो चुके हैं, कितने प्रश्न आपके सही हुए वो आपको पता लग गया होगा। और अगर आप 150 में से 120 प्लस प्रश्न सही करना चाहते हैं तो दोस्तों रोजाना मेरे साथ में चलें। आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको अलग अलग फोल्डर मिल जाएंगे RS प्री के नाम से, जैसे RS प्री इंडियन ज्योग्राफी, RS प्री पॉलिटिकल साइंस, RS प्री कला संस्कृति, RS प्री क्या इतिहास, इस नाम से दोस्तों आपको अलग अलग फोल्डर मिल जाएंगे। तो आप वहाँ जाकर जो पिछली क्लासें हैं वो ज़रूर देखें, ठीक है। ये महत्वपूर्ण क्लासें हैं, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, एक भी टॉपिक और एक भी क्वेश्चन है वो सिलेबस के बाहर नहीं है। तो अगर आप अच्छा स्कोर प्राप्त करना चाहते हैं तो दोस्तों आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको अलग अलग फोल्डर मिल जाएंगे। जो भी टॉपिक आपका कमज़ोर है तो आप उस टॉपिक से संबंधित वहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए सिलेबस के अकॉर्डिंग, और आप अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो वीडियो को लाइक कीजिए, और आराध्या रस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब दोस्तों आगे देखिए, इसमें निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ लेखक है, दूसरी तरफ रचना है, ठीक है। देखिए, विशाखदत्त मृच्छकटिकम, दोस्तों आप सभी को पता होगा जो ये मृच्छकटिकम है, ठीक है, इसके लेखक है वो शूद्रक है। कौन है? शूद्रक है। यहां पर विशाखदत्त है वो दोस्तों इसमें क्या दे रखा है, गलत दे रखा है। विशाखदत्त ने तो दोस्तों मुद्रा राक्षस की रचना की थी, ठीक है।
बाण भट्ट की रचना दोस्तों कादम्बरी है और कालिदास के ऋतु संहार है। ठीक है, तो यानी कि अपना बी और सी तो क्या है, इसमें सही सुमेलित है, पहला इसमें गलत दे रखा है, तो यहाँ पर अपना इसमें 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, मेवाड़ के राणा प्रताप सिंह के खिलाफ हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेनाओं का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों मुगल सेनाओं का जो नेतृत्व है सभी को पता होगा दोस्तों, मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह ने किया था। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भक्ति आंदोलन के निम्नलिखित में से कौन से लक्षण थे? बताइए, भक्ति आंदोलन के निम्नलिखित में से कौन से लक्षण थे? दोस्तों देखिए, इसने सार्वभौमिक भाईचारे का उपदेश दिया, बिल्कुल सही है। इसने भजन कीर्तन के माध्यम से भगवान के साथ व्यक्तिगत संबंध स्थापित करने का प्रयास किया, बिल्कुल सही है। इसने एक समतावादी सामाजिक व्यवस्था को स्थापित करने का प्रयास किया, ये भी बिल्कुल सही है। इसमें तीनों के तीनों हैं वो भक्ति आंदोलन के लक्षण है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ए बी सी तीनों इसमें क्या है, सही है। देखिए, असुमेलित कौन सा है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। ठीक है, असुमेलित कौन सा है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए, दिल ए आराम बाग संग्रहालय, दिल ए आराम बाग संग्रहालय ये उदयपुर में है, बिल्कुल सही है दोस्तों। बागगढ़ राजकीय संग्रहालय ये हनुमानगढ़ में है, बिल्कुल सही है। ठीक है, सॉरी इसमें देखिए यहाँ पर दोस्तों सुमेलित कीजिए है, असुमेलित नहीं, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया इधर। ठीक है, सुमेलित करना है अपने को यहाँ पर दोस्तों। दिल ए आराम बाग संग्रहालय है, ये कहाँ पर है? तो दोस्तों ये आमेर में है। कहाँ पर है? आमेर में। और बागगढ़ राजकीय संग्रहालय कहाँ पर है? तो दोस्तों ये पाली में है। कहाँ पर है? पाली में। और संगरिया संग्रहालय कहाँ पर है? तो दोस्तों ये हनुमानगढ़ में है। और लोक कला मंडल संग्रहालय कहाँ पर है? तो ये उदयपुर में है। ठीक है, तो यहाँ पर कूट भाषा में अपने को उत्तर देना था। यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 4 3 2 1, 4 3 2 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा कूट भाषा में। ठीक है, आगे देखिए 30 नंबर का प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। ठीक है, सुमेलित कीजिए। अब दोस्तों इसमें देखिए मुस्लिम रियासत कौन सी है? तो दोस्तों मुस्लिम रियासत टोंक। ठीक है, एकीकरण पूर्ण कब हुआ? तो दोस्तों एकीकरण पूर्ण है ये 1 नवंबर 1956 को हुआ। ठीक है, एकीकरण प्रारंभ कब हुआ? तो दोस्तों 18 मार्च 1948 को ये प्रारंभ हुआ। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये 30 मार्च को मनाया जाता है। कूट भाषा में उत्तर देना था, कूट भाषा के मैंने ऑप्शन दे नहीं रखे, डायरेक्ट बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर 2 1 4 3 अपना इसमें क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, डूंगरपुर में स्थित प्रसिद्ध नौलखा बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? नौलखा बावड़ी का निर्माण है वो दोस्तों किसने करवाया? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों। ठीक है, परिमल देव ने करवाया था। ठीक है, नौलखा बावड़ी का निर्माण, 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सुमेलित कीजिए। एक तरफ शासक है, दूसरी तरफ रियासत है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसमें देखिए सामंत सिंह है, ये कौन से रियासत का शासक था? तो दोस्तों ये बागड़ का। ठीक है, बागड़ का ये शासक था। डूंगर सिंह है, ये डूंगरपुर के शासक थे। जगमाल है, ये बांसवाड़ा के शासक थे। और प्रताप सिंह है, ये प्रतापगढ़ के शासक थे। ठीक है, तो यहाँ पर चारों के चारों दोस्तों इसमें क्या है, सही सुमेलित है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 इसमें सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 33 नंबर का प्रश्न है। देखिए सुमेलित करना है, एक तरफ समाचार पत्र है, दूसरी तरफ स्थान है। अपने को बताना है कि कौन से समाचार पत्र का प्रकाशन है वो दोस्तों कहाँ से हुआ था। ठीक है दोस्तों, देखिए जय हिंद समाचार पत्र का प्रकाशन कोटा से हुआ था। कहाँ से हुआ था? कोटा से। तरुण राजस्थान समाचार पत्र का प्रकाशन दोस्तों ब्यावर से हुआ था। नवीन राजस्थान समाचार पत्र का प्रकाशन अजमेर से हुआ था। और राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन वर्धा से हुआ था। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है 2 4 3 1, 2 4 3 1 अपना कूट भाषा में सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 34 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर अपने को बताना है
कि कौन सा कथन है वो दोस्तों इसमें सत्य है। देखिए, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कर्तव्य होगा कि वह उन सभी प्राप्तियों की लेखा परीक्षा करे जो भारत की संचित निधि में संदेह है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा देखिए, नियंत्रक महालेखा परीक्षक को संघ या किसी राज्य के किसी कार्यालय या विभाग में रखे गए भंडारों या स्टॉक के लेखाओं की लेखा परीक्षा करने और उनकी बाबत में रिपोर्ट देने का प्राधिकार होगा। बिल्कुल सही है। ये दोनों के दोनों है, ये कार्य हैं केग के, जिसको अपन नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बोलते हैं। दोनों के दोनों कथन है वो इसमें सही विकल्प का अपने को चुनाव करना था और दोनों के दोनों सत्य है। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 35 नंबर का प्रश्न है, 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 14 राज्य और 6 संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 36 नंबर का प्रश्न है, धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? बताइए, धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है धन विधेयक? राइट आंसर हो जाएगा वो है अनुच्छेद 110 में। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों यहाँ पे देखिए कथनों पर अपने को क्या करना है, विचार करना है कि कौन सा कथन है वो इसमें सत्य है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, गलत हो जाएगा। राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। आगे देखिए, राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है, गलत हो जाएगा। देखिए, विधानसभा अध्यक्ष की नियुक्ति विधानसभा के सदस्यों द्वारा की जाती है, ना कि मुख्यमंत्री के द्वारा। अपने को बताना था कि कौन सा कथन सही है, तो दोस्तों दोनों के दोनों कथन है यहाँ पर क्या है, गलत है। तो यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर, सॉरी 3 नंबर नहीं 4 नंबर होगा इसका सही उत्तर। न तो एक ए सही है और न ही बी सही है। ठीक है, आगे देखिए, संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। ठीक है, देखिए, निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति मुख्य निर्वाचन आयुक्त करता है, ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। देखिए, निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वो इसमें क्या दे रखा है, गलत दे रखा है। और देखिए, वित्त आयोग भारत के राष्ट्रपति द्वारा गठित किया जाता है, तो दोस्तों वित्त आयोग राष्ट्रपति द्वारा गठित किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर केवल और केवल बी है वो क्या है, इसमें सत्य है। सही कथन बताना था, 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के संविधान की आधारभूत विशेषता नहीं है? बताइए, कौन सी भारत के संविधान की आधारभूत विशेषता नहीं है? ठीक है, ये अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मूल अधिकार है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, परिसंघवाद ये भी है दोस्तों। ठीक है, अब 3 है तो इसका मतलब चौथा क्या हो जाएगा, अपना सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये विशेषता नहीं है। देखिए, संविधान के किसी भाग का संशोधन करने की संसद की निर्विवाद शक्ति, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, ये आधारभूत विशेषता नहीं है। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, नगर निगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। नगर निगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर अपने को विचार करना है। देखिए, निगम का अध्यक्ष नगर आयुक्त होता है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। निगम का अध्यक्ष है वो महापौर होता है। कौन होता है, महापौर। आयुक्त इसमें गलत हो जाएगा। देखिए, महापौर निगम और उसकी स्थायी समितियों द्वारा लिए गए निर्णयों का क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होता है, तो ये दोस्तों इसमें ये भी गलत हो जाएगा। महापौर निगम और उसकी स्थायी समितियों द्वारा लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो ये इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मैं आपको बताऊं तो दोस्तों देखिए, नगरपालिका आयुक्त परिषद और उसकी स्थायी समितियों द्वारा लिए गए निर्णयों के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार होता है, महापौर नहीं होता। ठीक है, नगरपालिका आयुक्त परिषद होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, न तो पहला सही है और न ही दूसरा सही है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही।
नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसको प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उपकरण माना जाता है? किसको प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उपकरण माना जाता है? बताइए दोस्तों, कूट भाषा में अपने को क्या करना है? उत्तर देना है। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहां पे जनमत संग्रह, वापसी और पहल, इन तीनों को दोस्तों प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उपकरण माना जा सकता है। तो यहाँ पर ABC, इसमें तीनों क्या है? सत्य है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 4 नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। देखिए, आप अपना स्तर जांच सकते हैं और ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में पूछे जाने वाला है, ये भी आपको इसमें थोड़ा याद रखना है। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे मित्रों, ध्यान से देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा सुनने की कोशिश करना है। देखिए, उच्चतम न्यायालय के सलाहकार क्षेत्राधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति द्वारा संदर्भित सभी मामलों पर राय लेने के लिए बाध्य नहीं है, बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए, राष्ट्रपति द्वारा संदर्भित मामलों पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई राय राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं है। राष्ट्रपति सलाह ले सकता है लेकिन उस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है राष्ट्रपति। ठीक है, दोनों के दोनों कथन है वो क्या है? इसमें सत्य कथन है, अपने को सही कथन बताना था। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, A और B दोनों इसमें क्या है? सही है। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, अब दोस्तों इसमें देखिए, 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता के प्रश्न को भारत के राष्ट्रपति द्वारा तय किया जाता है, ये कथन है वो दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, आप सभी को पता होगा दोस्तों, 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्य ठहराए जाने का प्रश्न राज्यसभा में सभापति द्वारा और लोकसभा के मामले में अध्यक्ष द्वारा तय किया जाता है, ना कि राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, तो ये अपना इसमें पहला कथन गलत हो जाएगा। दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत निर्धारित अयोग्यता न्यायिक समीक्षा के अधीन है, बिल्कुल सही है, न्यायिक समीक्षा के अधीन है ये। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा नंबर का कथन है वो इसमें सही है, पहला गलत है। तो कौन सा अपना राइट आंसर हो जाएगा? केवल B कथन है वो इसमें सत्य है। आगे देखिए, प्रोटेम अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों प्रोटेम अध्यक्ष। ठीक है, देखिए, भारत के राष्ट्रपति ने स्पीकर प्रोटेम को शपथ दिलाते हैं। ठीक है, अब दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं, देखिए, भारत के राष्ट्रपति है वो प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो पहला कथन इसमें सही है। आगे देखिए, प्रोटेम अध्यक्ष में अध्यक्ष की सभी शक्तियां होती है, बिल्कुल सही है दोस्तों। देखिए, जब नवनिर्वाचित लोकसभा की पहली बैठक होती है तो उस पहली बैठक की अध्यक्षता करने के लिए प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, और उसको शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। फिर उसके बाद में जब शपथ दिलाने के बाद में नए अध्यक्ष का चुनाव है वो कर लिया जाता है। तो ये दोनों के दोनों कथन है वो क्या है? इसमें सही है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, A और B दोनों इसमें सत्य है। आगे देखिए, भारत निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो दोस्तों निम्नलिखित कथनों पर अपने को यहाँ पर क्या करना है? विचार करना है कि कौन सा कथन इसमें सत्य है। देखिए, सामान्यतः निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तें और पदावधि केंद्र द्वारा तय किए जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, इसमें देखिए, जो निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तें और पदावधि है वो केंद्र द्वारा नहीं, राष्ट्रपति द्वारा तय किए जाते हैं। ठीक है, तो पहला कथन इसमें क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, यह संसद, पंचायतों तथा उपराष्ट्रपति के पद हेतु चुनाव करवाता है। दोस्तों मैं आपको बताऊं, संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव करवाना ये जिम्मेदारी है दोस्तों निर्वाचन आयोग की। तो यहाँ पर संसद, पंचायतों एवं उपराष्ट्रपति के पद हेतु चुनाव करवाना ये सिर्फ और सिर्फ गलत हो जाएगा इसमें। ठीक है, क्योंकि देखिए, राज्यों में होने वाले पंचायतों व नगर निगमों
का जो चुनाव है वो दोस्तों चुनाव आयोग से इसका कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे पंचायतों है वो इसमें गलत दे रखा है, तो ये भी कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे देखिए, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 निर्वाचन आयोग के सदस्यों के लिए शर्तें निर्धारित करता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताऊं, देखिए जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 निर्वाचन आयोग के सदस्यों के लिए सेवा शर्तें निर्धारित है वो दोस्तों नहीं करता है, तो ये इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों ABC तीनों ही गलत है। अपने को बताना था कि कौन सा सही है, तो यहाँ पे इसमें तीनों ही गलत है। राइट आंसर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, कोई नहीं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के कार्य कौन से हैं। ठीक है, अच्छा प्रश्न है ये भी। अब इसमें देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की यहाँ पर बात हो रही है और उसके कार्य कौन कौन से हैं। देखिए, जेलों व बंदी गृहों में जाकर वहाँ की स्थिति का अध्ययन करना व इस बारे में सिफारिश करना, बिल्कुल सही है। आतंकवाद सहित उन सभी कारणों की समीक्षा करना जिनसे मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है तथा इनसे बचाव की सिफारिशें करना, बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए, किसी की याचिका पर या किसी न्यायालय के आदेश पर स्वतः संज्ञान के द्वारा नहीं, किसी लोक सेवक द्वारा मानवाधिकारों का उल्लंघन करने अथवा ऐसे किसी उल्लंघन होने पर उसके रोकने में लापरवाही की जांच करना, ये C नंबर का जो कथन है वो दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, और चौथा देखिए, मानव अधिकारों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संधियों व दस्तावेजों का अध्ययन व उनको प्रभावशाली तरीके से लागू करने हेतु सिफारिशें करना, ये दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। यानी कि इसमें दोस्तों A, B और D ये तीनों इसमें सही है, तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, उच्च न्यायालय द्वारा विशाखा के वाद में जो मार्गदर्शन दिया गया वह किसके संबंध में था, वह किसके संबंध में था, तो दोस्तों वो कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित था, वो 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किसी विधेयक पर संवैधानिक उपबंध के तहत राज्यपाल की सिफारिश उपेक्षित थी। किसी विधेयक पर संवैधानिक उपबंध के तहत राज्यपाल की सिफारिश उपेक्षित थी, किंतु बिना राज्यपाल की सिफारिश उसे राजस्थान विधानसभा में पुनर्स्थापित किया गया और उसने पारित करके राज्यपाल को भेज दिया। अब राज्यपाल को भेज दिया अब, तो दोस्तों अब क्या होगा, अब दोस्तों राज्यपाल संवैधानिक प्रावधानों के अतिक्रमण के आधार पर अनुमति देने से इनकार कर सकता है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, प्रथम लोकसभा गठित हुई थी, तो दोस्तों प्रथम लोकसभा है ये गठित हुई थी 17 अप्रैल 1952 को, 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारत में उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है राज्यसभा द्वारा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है, सभी को पता होगा दोस्तों, वो है अनुच्छेद 21A में ये प्रावधान किया गया है। आगे देखिए, RPSC के संदर्भ में निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए, तो दोस्तों अपने को यहाँ पर असत्य कथन बताना है। ठीक है, असत्य कथन अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आयोग में 1 अध्यक्ष व 6 सदस्य हैं, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। इसमें 1 अध्यक्ष और 7 सदस्य हैं, तो यहाँ पर ये पहला कथन भी गलत हो जाएगा। आगे देखिए, यह पद संवैधानिक है तथा राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है, ये दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दोस्तों इनकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा नहीं, राज्यपाल के द्वारा दोस्तों इनकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, दोनों के दोनों कथन है वो गलत है, तो आपने को असत्य कथन बताना था, दोनों ही कथन असत्य है, 3 नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए,
आरपीसी के प्रथम एवं वर्तमान अध्यक्ष का सही युग्म कौन सा है? दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, देखिए श्री एस के घोष, ठीक है, श्री एस के घोष ये दोस्तों आरपीसी के प्रथम अध्यक्ष थे। और वर्तमान दोस्तों आपको कमेंट में बताना है, दीपक उप्रेती अभी हाल फिलहाल में नहीं है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, वर्तमान में पंचायत एवं वार्डों की क्रमशः सटीक संख्या है, बताइए। देखिए एस के घोष, यहाँ पर देखिए आरपीसी के प्रथम एवं वर्तमान अध्यक्ष का सही युग्म में तो एस के घोष और भूपेंद्र यादव ये हैं दोस्तों, ठीक है। 4 नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर 54 नंबर का प्रश्न है, वर्तमान में पंचायत एवं वार्डों की क्रमशः सटीक संख्या है, तो बताइए सटीक संख्या क्या है? तो वो है दोस्तों 11,307 पंचायत और दोस्तों 1,08,924 है ये वार्ड है। तो यहाँ पर अपना इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, नगर पालिका चुनाव लड़ने हेतु कौन सी अहर्ता यानी कि कौन सी योग्यता इसमें गलत है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, बिल्कुल सही बात है, 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। आगे देखिए, राज्य के किसी भी नगरीय निकाय के किसी भी वार्ड की मतदाता सूची में नाम अंकित हो, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। किसी भी वार्ड की मतदाता सूची में नाम, ये गलत दे रखा है इसमें। आगे देखिए, व्यक्ति के संतानों की संख्या 27/11/1995 के पश्चात 2 से अधिक न हो, बिल्कुल सही है। और देखिए, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 24 में वर्णित अयोग्यताएं न रखता हो, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे अपने को गलत बताना था कि कौन सी योग्यता गलत है, तो वो दूसरे नंबर की योग्यता गलत है। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मौद्रिक नीति समिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर अपने को क्या करना है? विचार करना है, ठीक है। अब दोस्तों इसमें देखिए, मौद्रिक नीति से संबंधित है और कौन सा इसमें सही है वो अपने को यहाँ पर क्या करना है? बताना है, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एमपीसी प्रमुख नीतिगत दरों को तय करने वाली 5 सदस्यीय समिति है, ठीक है। ये दोस्तों इसमें क्या दे रखा है? गलत दे रखा है, ठीक है दोस्तों। इस समिति में 5 नहीं 6 सदस्य होते हैं, तो ये अपना गलत हो जाएगा। इसका उद्देश्य मूल्य स्थिरता बनाए रखना तथा अर्थव्यवस्था में उच्च विकास दर के लक्ष्य प्राप्ति का प्रयास करना है, बिल्कुल सही है। तो इसमें 1 यानी कि ए क्या है? गलत है। बी क्या है? सही है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कौन सा सही है? बी सही है। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, बाजार स्थिरीकरण ब्रांड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर अपने को क्या करना है? विचार करना है, ठीक है। अब दोस्तों इसमें देखिए, सिस्टम में तरलता कम होने पर इसका उपयोग किया जाता है। सिस्टम में तरलता कम होने पर दोस्तों इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये गलत हो जाएगा इसमें, ठीक है। अपने को बताना है कि कौन सा इसमें सही है, ठीक है। देखिए, और बाजार स्थिरीकरण योजना के तहत प्राप्त राशि को आरबीआई के पास रखी जाती है एवं इसे सरकार को स्थानांतरित नहीं किया जाता। तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा, ठीक है। देखिए, बाजार स्थिरीकरण योजना आरबीआई द्वारा किया गया एक मौद्रिक नीति हस्तक्षेप है, ठीक है। ये आपको इसमें याद रखना है। और तरलता अधिक होने पर दोस्तों बाजार स्थिरीकरण योजना का उपयोग इसमें किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो दूसरा नंबर का कथन है, ठीक है, ये दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। आरबीआई के पास रखी जाती है एवं इसे सरकार को स्थानांतरित नहीं किया जाता, बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए, ये सामान्यतः दीर्घकालिक ब्रांड होते हैं। ये दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये
दोस्तों 6 महीने की परिपक्वता अवधि के अधिकतर अल्पकालिक ब्रांड होते हैं ये, ठीक है, दीर्घकालिक नहीं होते, अल्पकालिक होते हैं, तो ये अपना गलत हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ इसमें कौन सा सही है, बी नंबर का सही है, तो यहाँ पर अपना इसमें एक नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये इकोनॉमिक्स से संबंधित प्रश्न है दोस्तों, और ये प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है, और इन प्रश्नों को देखना बहुत ही ज़रूरी है आप लोगों को, इनमें भी आप अच्छा स्कोर है वो कर सकते हैं। देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर अपने को क्या करना है, विचार करना है। देखिए दोस्तों, वित्तीय कार्यवाही कार्यबल की ग्रे लिस्ट में सूचीबद्ध देश आतंकवाद के वित्त पोषण पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग समीक्षा समूह द्वारा प्रत्यक्ष निगरानी और सघन जांच के अधीन होंगे। बिल्कुल सही है। ग्रे लिस्ट में सूचीबद्ध देशों को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण लेने में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, दोनों के दोनों कथन है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ पर है दोस्तों, इसमें राइट आंसर 3 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की जाती है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्व बैंक के द्वारा, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा देश खाड़ी सहयोग परिषद का सदस्य नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, कतर है, ओमान है, बहरीन है, लेकिन यमन नहीं है, 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, यमन। नेक्स्ट आगे देखिए, समाचारों में चर्चित एशियाई प्रीमियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो दोस्तों ये संबंधित है ओपेक से संबंधित है दोस्तों ये, ठीक है, ओपेक। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार क्या है, दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था का जो आकार है वो है दोस्तों $3 ट्रिलियन, तो यहाँ पर अपना इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। देखिए, व्यापार का संतुलन, शुद्ध कारक आय, शुद्ध स्थानांतरण, भुगतान, उपरोक्त में से कौन से कैपिटल अकाउंट का हिस्सा बनाते हैं, उपरोक्त में से कौन से कैपिटल अकाउंट का हिस्सा बनाते हैं, ये अपने को यहाँ पर बताना है, ठीक है दोस्तों। देखिए, इसमें देखिए ये तीनों के तीनों हैं, ये दोस्तों कैपिटल अकाउंट का हिस्सा बनाते हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ABC, तीनों ही सही है, 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, डिमांड पुल कारक और लागत पुश कारक की घटना में शामिल कारक है। डिमांड पुल कारक और लागत पुश कारक की घटना में शामिल कारक है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कीमत बढ़ना। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अनलॉक के दौरान केंद्र सरकार द्वारा कौन कौन से प्रमुख संरचनात्मक सुधार किए गए। अनलॉक के दौरान केंद्र सरकार द्वारा कौन कौन से प्रमुख संरचनात्मक सुधार किए गए, वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है, और कूट भाषा में दोस्तों उत्तर देना है। देखिए, क्षेत्रकों का अविनियमन तथा उदारीकरण, उत्पादक क्षमता को मजबूत करना, उत्पादन क्षमता को मजबूती, कारोबार में सुगमता, तो दोस्तों इसमें 3 जो चारों हैं वो इसमें क्या है, बिल्कुल सही है, ये संरचनात्मक सुधार किए गए। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 4 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा V आकार की आर्थिक बहाली का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है, बताइए। V आकार की आर्थिक बहाली का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है, तो वो कौन करता है, तो वो करता है दोस्तों, देखिए वह आर्थिक बहाली जिसमें अर्थव्यवस्था शीघ्रता अपनी समृद्धि की उस आधार रेखा तक वापस आ जाती है जो संकट से पहले विद्यमान थी। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, ये इकोनॉमिक्स से संबंधित प्रश्न है चल रहे हैं, और करीबन 10 प्रश्न है वो इकोनॉमिक्स से संबंधित परीक्षा में पूछे जाएंगे, ये आपको मैं पहले ही बता देता हूँ, ठीक है। देखिए, गैर संचारी रोगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। अब दोस्तों इसके अंदर आप देख सकते हैं, देखिए भारत में सभी मौतों में से 30% से कम मौतें
एनसीडी के कारण होती है, यानी कि गैर संचारी रोगों के कारण होती है। तो दोस्तों ये इसमें है वो गलत दे रखा है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताऊं तो 30% से कम मौतें एनसीडी के द्वारा होती है। तो दोस्तों 30 से नहीं, मैं आपको बताऊं तो दोस्तों भारत में लगभग 65% मौतें हैं वो गैर संचारी रोगों के कारण होती है। तो यहाँ पे 30% तो इसमें गलत दे रखा है। आगे देखिए, वर्ष 1990 और 2016 के दौरान सभी मौतों में एनसीडी के योगदान में तीव्रता से गिरावट हुई है। गलत हो जाएगा दोस्तों। देखिए पहले 1990 में 37% थी और उससे बढ़कर 61% हो गया, ठीक है, 2016 तक। तो बढ़ोतरी हुई है, कमी नहीं हुई। तो इसमें दोनों के दोनों कथन है वो गलत है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कौन सा कथन सही है वो बताना था, ना तो एक और ना ही दो इसमें सत्य है। आगे देखिए, सार्वजनिक वस्तुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है, ठीक है। अब दोस्तों इसमें देखिए सार्वजनिक वस्तुएं गैर प्रतिद्वंदी और गैर बहिष्कृत होती है, बिल्कुल सही है। सार्वजनिक वस्तुओं की पर्याप्त रूप से आपूर्ति केवल बाजार द्वारा ही प्रदान एवं सुनिश्चित की जाती है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। दूसरा नंबर का जो कथन है वो गलत दे रखा है। आगे देखिए, स्वास्थ्य देखभाल को महत्वपूर्ण सार्वजनिक वस्तु माना जाता है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर 1 और 3 क्या है, सत्य है। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए बजट 2023-24 में प्रस्तावित नवीन युवा नीति के तहत कितनी राशि के साथ युवा विकास एवं कल्याण कोष का गठन किया जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 500 करोड़। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 500 करोड़। आगे देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निम्न में से किन स्थान समूहों पर 10 करोड़ की लागत से प्लेटेरियम बनाए जाने की 10 फरवरी 2023 को घोषणा की। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कोटा, जोधपुर, उदयपुर। 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा निम्न में से किस जिला समूह में 6 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों का उद्घाटन 27 जुलाई 2023 को किया गया। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, ठीक है। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, सीआरपीएफ की तर्ज पर राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल की 3 बटालियन गठित की जाएगी। इन बटालियनों के मुख्यालय कहाँ होंगे। तो दोस्तों इन बटालियनों के मुख्यालय है वो कहाँ पर होंगे, तो वो होंगे भिवाड़ी, चित्तौड़गढ़ और बालोतरा में। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 17 जून 2023 को वितरित किए गए के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। देखिए, चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में राजस्थान को 3 पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, बिल्कुल सही है दोस्तों। आगे देखिए, इसमें उक्त पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ विद्यालय श्रेणी में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बावरी, जोधपुर को तृतीय पुरस्कार मिला है, बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, बेस्ट वाटर यूजर एसोसिएशन श्रेणी में वाटर यूजर एसोसिएशन 9 वाई सेकंड गंगानगर को प्रथम पुरस्कार मिला है। तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर बांसवाड़ा को मिला है, तो ये गलत हो जाएगा 3रा नंबर का। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 1 और 2 क्या है, सही है, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, जून 2023 में जारी 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में राजस्थान को बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन सा स्थान मिला है, बताइए। तो बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन सा स्थान मिला है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों 8वां। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8वां स्थान मिला है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा अकादमी का सर्वोच्च मीरा पुरस्कार वर्ष 2022-23 के लिए रति सक्सेना को उनकी किस कृति के लिए प्रदान किया गया है। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा
अकादमी का सर्वोच्च मीरा पुरस्कार वर्ष 2022-23 के लिए रति सक्सेना को उनकी किस कृति के लिए प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों हंसी एक प्रार्थना, कविता पुस्तक है, उसके लिए प्रदान किया गया है मीरा पुरस्कार। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के ई ऑफिस के रूप में काम करने वाले किस पोर्टल का लोकार्पण 19 अप्रैल 2023 को किया गया? तो बताइए किस पोर्टल का लोकार्पण 19 अप्रैल 2023 को किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा राज हेल्थ पोर्टल, राज हेल्थ पोर्टल, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जुलाई 2023 में जारी परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 यानी कि पीजीआई 2.0 छः मापकों और 73 सूचकों के आधार पर तैयार 2021-22 की रिपोर्ट में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने देश भर में पहला स्थान प्राप्त किया? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है पंजाब और चंडीगढ़ ने। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट है 30 जून को साउथ कोरिया के बुसान में खेले गए फाइनल मुकाबले में भारत ने किस टीम को हराकर एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब अपने नाम किया है? यह 8वां खिताब नाम किया है, तो किसको हराकर किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों ईरान को। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ईरान को हराकर किया है। नेक्स्ट आगे देखिए, आईआईटी मद्रास में रसायन विज्ञान विभाग के किस प्रोफेसर को प्रतिष्ठित एनी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों एनी अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो ये किया गया है दोस्तों किसको? तो ये दोस्तों देखिए थलपिल प्रदीप को किया गया है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे 80 नंबर का प्रश्न है 136वें विंबलडन टूर्नामेंट 3 से 16 जुलाई 2023 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये जीता दोस्तों कार्लोस अल्कारेज ने। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, विश्व आर्थिक मंच द्वारा 28 जून 2023 को जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत को 67वें स्थान पर रखा है। सूचकांक में शीर्ष देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों कौन सा? तो इसका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों स्वीडन को। ठीक है, यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, द इन्फोर्टेंस ऑफ शिंजो अबे इंडिया जापान एंड द इंडो पैसिफिक के लेखक कौन हैं? बताइए इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? दोस्तों इस पुस्तक के लेखक हैं सुधा पई और सज्जन कुमार। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने किस पूर्व भारतीय ऑलराउंडर को सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति का अध्यक्ष जुलाई 2023 में नियुक्त किया है? तो दोस्तों ये नियुक्त किया है किसे? अजीत आगरकर को किया है दोस्तों। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों के लिए विपणन को मजबूत करने के उद्देश्य से दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा कौन सा मोबाइल ऐप 3 जुलाई 2023 को लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उस ऐप का नाम है दोस्तों ई सारस। तो यहाँ पर है अपना इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा ई सारस। आगे देखिए, प्रसिद्ध अमेरिकी पत्रिका टाइम द्वारा वर्ष 2023 के लिए विश्व के 50 महानतम स्थानों की सूची में भारत के किस स्थल को शामिल किया गया है? भारत के किस स्थल को शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों लद्दाख और मयूरभंज उड़ीसा को दोस्तों इसमें शामिल किया गया है, यानी कि सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों इसमें सही है। आगे देखिए, 95वें ऑस्कर पुरस्कारों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कर नीचे दिए गए दोस्तों
कूट में अपने को बताना है और सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, देखिए SS राजामौली की फिल्म RRR के नाटू नाटू गाने को सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल सॉन्ग के लिए पुरस्कृत किया गया है, बिल्कुल सही है। भारत की लघु फिल्म द एलिफेंट वीपर्स को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म की श्रेणी में ऑस्कर अवार्ड मिला, बिल्कुल सही है। वोल्कर बर्टेलमैन की फिल्म ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट सर्वाधिक 7 पुरस्कार पाने वाली फिल्म रही, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे सारे के सारे दोस्तों इसमें क्या है, सही है। तो यहाँ पे डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, इसरो ने अपने महत्वाकांक्षी चंद्रयान 3 को किस किस रॉकेट द्वारा 14 जुलाई 2023 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों यहाँ पर PSLV XL4। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 88 नंबर का प्रश्न है, एक्स डेजर्ट नाइट 2021 का आयोजन किया गया। तो दोस्तों ये आयोजन किया गया, बताइए दोस्तों कहाँ पर किया गया। तो ये जोधपुर में किया गया दोस्तों। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए 89 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का तीसरा सैनिक स्कूल कहाँ स्थापित होगा। तो दोस्तों कहाँ पर स्थापित होगा, तो ये दोस्तों अलवर में स्थापित होगा। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 90 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कोरोना यानी कि कोविड-19 का वेरिएंट नहीं है। तो बताइए कौन सा वेरिएंट नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए गामा है, कप्पा है, डेल्टा है, लेकिन ओमेगा नहीं है। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, हिट रिफ्रेश पुस्तक के रचयिता हैं। तो दोस्तों इस पुस्तक के रचयिता हैं तो वो है सत्य नडेला, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, फल उत्पादन 2019-20 में राजस्थान में प्रथम स्थान दोस्तों झालावाड़ का, 1 नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, हाल ही में किसने दुनिया का पहला 6G उपग्रह लॉन्च किया है। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा वो है 6G उपग्रह चीन ने लॉन्च किया है, 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे दोस्तों 94 नंबर का प्रश्न है, PM वाणी है। दोस्तों PM वाणी योजना क्या है, इसका तो सभी को पता होगा दोस्तों, पूरे देश में वाईफाई नेटवर्क तैयार करना। तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष में उनके न्यायशीता के सिद्धांत से प्रेरित होकर राजस्थान के राजकीय महाविद्यालयों में कौन सा अनिवार्य पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया है। तो कौन सा अनिवार्य पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों यहाँ पे आनंदम। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी जिसे अकबर ने प्रारंभ किया, बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे मनसबदारी का पद है वो पैतृक था। मनसबदारी का जो पद है वो दोस्तों पैतृक था। ये दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा नंबर का इसमें गलत हो जाएगा, पद पैतृक नहीं था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल और केवल एक सत्य है। तो यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 97 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए दोस्तों, युद्धों का कालानुक्रम अपने को बताना है। ठीक है, तो ये आप बता सकते हैं, सरनाल का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध, दरमत का युद्ध और जज्जाऊ का युद्ध। ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ दोस्तों, इनका जो क्रम है, ठीक है, इनका जो मैं यहाँ पे क्रम की बात करूँ तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले बिलग्राम का युद्ध हुआ था। ठीक है, उसके बाद में ये सरनाल का युद्ध, उसके बाद में दोस्तों दरमत का युद्ध और फिर जज्जाऊ का युद्ध। ठीक है, जज्जाऊ का सबसे अंतिम में हुआ था। तो यहाँ पर अपना इसमें 2 1 3 4 अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कितने नगरीय निकायों में इंदिरा रसोई योजना चल रही है।
तो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा, तो वो है 213, एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को नेशनल पार्क का दर्जा मिला, तो ये दर्जा मिला दोस्तों 1981 में, 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए राजस्थान के चेरापूंजी के नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है दोस्तों चेरापूंजी के नाम से। देखिए यहाँ पे बात करूँ मैं चेरापूंजी के नाम से, तो चेरापूंजी के नाम से दोस्तों जाना जाता है बांसवाड़ा, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर बांसवाड़ा हो जाएगा। आगे देखिए घर घर औषधि योजना के अंतर्गत निम्न में से किस किस औषधीय पौधे को उपलब्ध कराया जाएगा, यानी कि करवाया गया है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, देखिए तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा, काली मेघ, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इन सभी औषधीय पौधों को उपलब्ध करवाया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर, ABCD चारों सही है। आगे देखिए पंचवटी योजना में निम्न में से कौन कौन से पौधे का रोपण किया जाएगा, पंचवटी योजना में निम्न में से कौन कौन से पौधे का रोपण किया जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए पीपल, अशोक और आंवला, इन तीनों पौधे का रोपण है वो किया जाएगा, रोएडा को नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे ACD अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए राजस्थान स्टेट सीड्स भंडारण क्षमता, बताइए राजस्थान स्टेट सीड्स भंडारण क्षमता कॉरपोरेशन लिमिटेड की कुल, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है यहाँ पर देखिए 10.21 लाख क्विंटल प्रति वर्ष, तो यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, यानी कि राजस्थान स्टेट सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड की कुल भंडारण क्षमता कितनी है, 10.21 लाख क्विंटल प्रति वर्ष। आगे देखिए राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना हुई, तो दोस्तों ये बोर्ड की जो स्थापना है ये कब हुई, तो ये 1974 में हुई, 4 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए किसान कलेवा योजना के अंतर्गत कृषक को कितने रुपए में पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा वो है 5 रुपए में, 2 नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए प्रदेश में सोयाबीन उत्पादन में कौन सा संभाग अग्रणी है, तो दोस्तों वो है कोटा, यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही कोटा। आगे देखिए श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय अवस्थित है, तो दोस्तों ये कहाँ पर अवस्थित है, तो ये जयपुर में है दोस्तों, ठीक है। नरेंद्र कृषि विद्यालय कहाँ पर है, तो ये जयपुर में है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे मकराना क्षेत्र स्थित है, तो दोस्तों मकराना कहाँ पर है, तो ये नागौर में है, 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 109 नंबर का प्रश्न सुमेलित करना है, एक तरफ फसल है दूसरी तरफ प्रमुख उत्पादक जिले हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए मैं आपको बताऊं तो अंगूर का जो उत्पादन है दोस्तों, अंगूर का उत्पादन है वो श्रीगंगानगर में सर्वाधिक होता है, ठीक है। अनार का उत्पादन है वो दोस्तों जालौर में सर्वाधिक होता है, ठीक है। और मेहंदी का पाली में और नाशपाती का झालावाड़ में उत्पादन होता है। कूट भाषा में अपने को उत्तर देना था, तो यहाँ पर अपना उत्तर हो जाएगा 3 2 4 1, 3 2 4 1 अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए सुमेलित कीजिए, एक तरफ लोक देवता है दूसरी तरफ जन्म स्थान है, ठीक है, दूसरी तरफ क्या है, जन्म स्थान है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों गोगा जी, देखिए दोस्तों यहाँ पे गोगा जी का जो जन्म है वो ददरेवा में हुआ था, रामदेव जी का जन्म उंडू काश्मीर में हुआ था बाड़मेर में, और पाबू जी का जन्म कोड़ूमंड जोधपुर में हुआ था, और हड़बू जी का जन्म है वो बुंदेल में हुआ था। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, कूट भाषा में उत्तर देना था, तो यहाँ पर 2 4 1 3 2 4 1 3 ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए निम्न में से किस आभूषण का संबंध नाक से नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों नाक से कंदोरा का संबंध नहीं है, बाकी तीनों का है। आगे देखिए राजस्थान में मदील पगड़ी कब काम में लाते हैं, तो ये लाते हैं दोस्तों दशहरे पर, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, दशहरे पर। आगे देखिए पटेलिया, माछार और नौखलिया क्या है, तो दोस्तों ये लोकगीत है दोस्तों, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर अपने को क्या करना है, विचार करना है कि कौन सा कथन है वो दोस्तों इसमें सत्य है, ठीक है। देखिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत भारत का कोई भी नागरिक किसी सार्वजनिक प्राधिकरण से सूचना का अनुरोध कर सकता है जिसे 30 दिनों के भीतर जवाब देना आवश्यक है, बिल्कुल सही है।
दूसरा देखिए दोस्तों, यह अधिनियम संविधान द्वारा गारंटीकृत अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है। बिल्कुल सही है। अधिनियम किसी व्यक्ति को उसके प्रत्ययी संबंध में उपलब्ध जानकारी को प्रकटीकरण से पूरी तरह छूट देता है। तो दोस्तों ये पूरी तरह छूट है वो नहीं देता है। तो यहाँ पर अपना इसमें कौन सा कथन सही है? तो पहला और दूसरा कथन सत्य है। तो यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 115 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना है, बताना है कि कौन सा कथन है वो इसमें सत्य है। देखिए दोस्तों यहाँ पे ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की उत्पत्ति मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से हुई है, जो ओजोन क्षयकारी रसायनों के उत्पादन और उपयोग को नियंत्रित करता है। बिल्कुल सही है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एकमात्र संयुक्त राष्ट्र संधि है जिसे इसके सभी सदस्य राज्यों द्वारा अनुमोदित किया गया है। बिल्कुल सही है, दोनों सही है। तीसरा देखिए, ओजोन परत को गंभीर नुकसान पहुंचाने वाले रसायनों में हेलोकार्बन में ओजोन क्षयकारी क्षमता सबसे कम होती है। तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों, सबसे कम नहीं सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? कथन सही है वो बताना था। तो पहला और दूसरा कथन है वो इसमें क्या है? सही है। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 116 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर अपने को क्या करना है? विचार करना है। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार पुलिस समवर्ती सूची में शामिल है। पुलिस है वो दोस्तों समवर्ती सूची में शामिल है। तो ये गलत हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको बताऊं, देखिए पुलिस है वो राज्य सूची का विषय है, समवर्ती सूची का विषय नहीं है। तो पहला कथन इसमें गलत हो जाएगा। आगे देखिए, आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधारों के प्रस्ताव के लिए न्यायमूर्ति मालीमाथ समिति की स्थापना की गई। बिल्कुल सही है। कौन सा कथन सही है? तो इसमें दोस्तों दूसरा नंबर का कथन है वो सत्य है। तो यहाँ पर अपना इसमें 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, वास्तविक प्रभावी विनिमय दर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर अपने को क्या करना है? विचार करना है कि दोस्तों इसमें कौन सा कथन है वो सत्य है। ठीक है, देखिए दोस्तों, वास्तविक प्रभावी विनिमय दर किसी देश के मुद्रा मूल्य की तुलना उसके प्रमुख व्यापारिक भागीदारों की मुद्राओं के भीतर औसत से करती है। ठीक है, दूसरा है बिल्कुल सही कथन है। दूसरा देखिए, किसी देश के रीर यानी कि वास्तविक प्रभावी विनिमय दर में वृद्धि इस बात का संकेत करती है कि उसका निर्यात अधिक महंगा और उसका आयात सस्ता होता जा रहा है। बिल्कुल सही है। भारत का रीर बास्केट पिछले 10 वर्षों से स्थिर है। तो दोस्तों ये अपना इसमें क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर है अपना इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? वो है यानी कि 10 वर्षों से नहीं 15 वर्षों से। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है तीसरा नंबर का गलत। तो यहाँ पर पहला और दूसरा सही। तो इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 18 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर अपने को क्या करना है? विचार करना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे न्यूनतम समर्थन मूल्य किसी विशेष फसल के प्रचलित बाजार मूल्य से कम या अधिक हो सकता है। दोस्तों अब यहाँ पर आप देख सकते हैं तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP। ठीक है, तो दोस्तों इसमें देखिए न्यूनतम समर्थन मूल्य कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। सरकार का मानना है कि किसानों को उचित रूप से मिलना चाहिए जो चीज़। ठीक है, तो यहाँ पे पहला कथन है वो गलत हो जाएगा। भारत में सभी खाद्य अनाज खरीद कार्य भारतीय खाद्य निगम द्वारा किए जाते हैं। सही है। तो यहाँ पर कौन सा सही नहीं है? सॉरी इसमें देखिए, दोबारा देखिए इस प्रश्न को। निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। ठीक है, न्यूनतम समर्थन मूल्य किसी विशेष फसल के प्रचलित बाजार मूल्य से कम या अधिक हो सकता है। बिल्कुल सही है, कम या अधिक है वो हो सकता है। ठीक है, तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। और भारत में सभी खाद्य अनाज खरीद कार्य भारतीय खाद्य निगम द्वारा किए जाते हैं। ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसमें इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अपने को गलत बताना था तो
अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है, देखिए इसमें राज्य स्तर की जो एजेंसियां हैं, ठीक है, उनके द्वारा ये सभी खाद्य अनाज है वो खरीदे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है अपना इसमें दूसरा नंबर का जो कथन है वो इसमें गलत हो जाएगा, एफसीआई के द्वारा नहीं खरीदे जाते, ठीक है। तो यहाँ पर है इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल और केवल बी एक कथन है वो इसमें असत्य है। आगे देखिए, एफएम प्रसारण के लिए आवर्ती बैंड होता है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आवर्ती बैंड होता है दोस्तों 88 से 108 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। आगे देखिए 120 नंबर का प्रश्न है, निम्न नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है, ठीक है। देखिए दोस्तों इसमें रुधिर वर्ग ए वाला कोई व्यक्ति रुधिर वर्ग ए तथा रुधिर वर्ग ए बी वाले व्यक्तियों को रुधिर दान कर सकता है, बिल्कुल सही है। रुधिर वर्ग ए बी वाला कोई व्यक्ति रुधिर वर्ग ए बी अथवा ओ वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर सकता है, तो दोस्तों गलत हो जाएगा, ओ वाले व्यक्ति को रुधिर दान नहीं कर सकता। आगे देखिए रुधिर वर्ग ओ वाला व्यक्ति किसी भी अन्य रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर सकता है, बिल्कुल सही है। रुधिर वर्ग ओ वाला व्यक्ति किसी भी रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति से रुधिर ले सकता है, गलत है। ए भी ले सकता है लेकिन ओ नहीं ले सकता, तो यहाँ पर 2 और 4 गलत है, 1 और 3 इसमें क्या है, सत्य है। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, विश्व में पहली हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी की शुरुआत निम्नलिखित में से किस देश ने की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जर्मनी ने, 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 122 नंबर प्रश्न है, अति चालकता यानी कि सुपर कंडक्टिविटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। देखिए सुपर कंडक्टिविटी एक ऐसी अवस्था है जिसमें पदार्थ बहुत अधिक विद्युत प्रतिरोध दिखाता है, तो दोस्तों ये कथन है ये अपना गलत हो जाएगा, ठीक है, बहुत अधिक प्रतिरोध नहीं दिखाता। आगे देखिए, सुपर कंडक्टिंग पदार्थ बड़ी मात्रा में ऊर्जा की बचत कर सकता है और अत्यधिक कार्यक्षम विद्युत उपकरण बनाने के लिए उपयोग किए जा सकते हैं, बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए दोस्तों, इसमें सुपर कंडक्टिविटी केवल उच्च तापमान पर ही संभव होती है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, केवल उच्च तापमान पर भी नहीं, उच्च तापमान नहीं, ये कम तापमान में भी दोस्तों ये संभव है। तो यहाँ पर पहला और तीसरा इसमें क्या है, गलत है, अपने को सही नहीं है बताना है, तो 1 और 3 अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, सतत नाइट्रोजन प्रबंधन पर कोलंबो घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर अपने को क्या करना है, विचार करना है दोस्तों। इसके अंदर आप देखिए 2023 तक नाइट्रोजन कचरे को ख़त्म करने का लक्ष्य रखता है, ठीक है, 2023 तक नाइट्रोजन कचरे को दोस्तों ख़त्म करने का लक्ष्य रखता है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो कथन है ये गलत है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बताऊँ तो देखिए, घोषणा को अंतर्राष्ट्रीय नाइट्रोजन प्रबंधन प्रणाली से तकनीकी सहायता से विकसित किया गया था, बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है, देखिए इसमें ये निर्णय किया गया है कि कोलंबो घोषणा में 2030 तक नाइट्रोजन कचरे को आधा करने का निर्णय लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर है ख़त्म नहीं, आधा करने का, तो यहाँ पर इसमें कौन सा सही है, सिर्फ और सिर्फ दूसरा सही है, 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, विटामिन डी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों निम्नलिखित कथनों पर अपने को क्या करना है, विचार करना है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसमें विटामिन डी वसा में घुलनशील होती है, बिल्कुल सही है। यह तभी उत्पन्न होता है जब सूर्य का प्रकाश मानव शरीर की त्वचा पर पड़ता है, तो ये दोस्तों इसमें गलत है, ठीक है। देखिए विटामिन डी वसा में घुलनशील विटामिन है और ये वसा और तेलों में घुल जाता है और शरीर में लंबे समय तक संग्रहित भी होता है, और जब सूर्य का प्रकाश दोस्तों त्वचा पर पड़ता है और कोलेस्ट्रॉल आधारित अणु के लिए एक रासायनिक प्रतिक्रिया को ट्रिगर करता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, मैं सीधा सा मैं बोलूँ तो ज़रूरी नहीं है कि
सूर्य का प्रकाश मानव शरीर की त्वचा पर पड़े तभी हो, ठीक है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स हो सकता है, बिल्कुल सही है। तो इसमें 1 और 3 कथन है वो क्या है, सत्य है। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, ट्रांस वसा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों निम्नलिखित कथनों पर अपने को क्या करना है, विचार करना है, बताना है कि कौन सा कथन है वो दोस्तों इसमें सत्य है। देखिए, कृत्रिम ट्रांस वसा तब बनते हैं जब हाइड्रोजन की वनस्पति तेल के साथ प्रतिक्रिया होती है, बिल्कुल सही है। सस्ते होने के कारण इसे मिलावट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल सही है। ये खाद्य पदार्थों की सेल्फ लाइफ में वृद्धि नहीं करते, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ये सेल्फ लाइफ में वृद्धि करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें तीसरा नंबर का क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बाकी पहला और दूसरा क्या है, इसमें सत्य है। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, कोरोना विषाणु है, कोरोना विषाणु है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है एक रज्जु की आरएनए विषाणु। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, जेनेटिक कोड की विशिष्ट विशेषताएं हैं, जेनेटिक कोड की विशिष्ट विशेषताएं हैं, तो वो कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यह प्राय सार्वत्रिक होता है। यह 3 न्यूक्लियोटाइड सार्को से बना सार्को का बना होता है, जो 20 अमीनो अम्लों के संगत होते हैं, बिल्कुल सही है। यह अंतिव्यापी, गैर स्पष्ट एवं कुमार रहित होते हैं। इनमें एक प्रारंभन एवं एक समापन कोडान होता है। तो यहाँ पर इसमें देखिए सारे के सारे कथन है वो बिल्कुल सही है। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आगे देखिए, कथन केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को एक अधिकारी द्वारा ऐसे कार्य के लिए रिश्वत लेने की शिकायत प्राप्त होती है जो उसका कर्तव्य है, जो उसका कर्तव्य है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए कार्यवाही के तरीके, सीबीआई द्वारा अधिकारी को रंगे हाथ पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। सीबीआई को इस विषय में निश्चित होने के लिए कुछ शिकायतों का और इंतजार करना चाहिए, दूसरा गलत हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ पहला ही इसमें क्या है, सत्य है। तो यहाँ पर अपना इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक शब्द दे रखा है कंट्रोवर्शियल, ठीक है, कंट्रोवर्शियल। तो इस शब्द के दूसरे, चौथे, 7वें तथा 8वें अक्षरों, यानी कि दूसरा, चौथा, 7वां और 8वां शब्दों से एक सार्थक शब्द बनाना संभव है, ठीक है। और एक से अधिक शब्द बनाए जा सकते हैं, तो उत्तर M देवें। और यदि ऐसा कोई शब्द नहीं बनाया जा सकता तो उत्तर X देवें। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ तो दोस्तों देखिए, इसके अंदर है, देखिए 2, 4, 7, 8, ठीक है। तो इसमें देखिए O, ठीक है, O, T, V और E, ठीक है, ये शब्द बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक अर्थ होता है वोट, ठीक है, VOTE, ये शब्द बन सकता है। एक होता है वीटो, वीटो पावर होता है ना, VETO। तो यहाँ पर 2 से अधिक शब्द बन रहे हैं, यानी कि 1 से अधिक शब्द बन रहा है, 2 बन रहे हैं, तो इसमें उत्तर क्या होगा, M होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये आराम से क्वेश्चन है जो आप ये कर सकते हैं, यहाँ पे रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है। आसानी से आप इन प्रश्नों को कर सकते हैं, बिना पेन उठाए भी इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं आप। ज़्यादा कोई हाई लेवल के ये प्रश्न नहीं माने जाते हैं, ठीक है। सरल ब्याज से संबंधित ये क्वेश्चन है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, यहाँ पर देखिए, यदि कोई राशि 12 वर्षों में सरल ब्याज दर पर दुगनी हो जाती है तो ब्याज की दर क्या होगी। तो दोस्तों ब्याज की दर यानी कि दोस्तों देखिए दुगना हो जाता है, यानी कि 2 × 100 यानी कि 200%, ठीक है। तो दोस्तों सीधा सा इसमें हो जाएगा कुल प्रतिशत -100,
ठीक है, यानी कि 200 माइनस 100 बटे वर्षों की संख्या कितनी है, 12 है। बस 100 में 12 का भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा, 8 से ही 1/3, और यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये तो क्वेश्चन है, ये आप आसानी से कर सकते हैं, इनमें ज़्यादा समय है वो आपको नहीं लगना चाहिए। अब देखिए 144 नंबर, इसमें भी देखिए, इसमें भी कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। प्रथम वर्ष किसी गांव की जनसंख्या 5% से बढ़ती है, अगले वर्ष 5% घटती है। द्वितीय वर्ष के अंत में गांव की जनसंख्या 47,880 थी, तो प्रथम वर्ष के आरंभ में गांव की जनसंख्या ज्ञात करो। आसानी से ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, यानी कि x इंटू दोस्तों 105 बटे 100 इंटू 95 बटे 100 बराबर में दोस्तों ये 47,880 लिख दो। ठीक है, अब काट लो पीट लो आपस में, राइट आंसर आपके पास में आ जाएगा 48,000, और यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है, आप आसानी से कर सकते हैं बिना कोई टाइम लगाए। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये भी आप आसानी से कर सकते हैं। 148 नंबर देखिए, दोहरा लेखा प्रणाली का जन्म किस देश में हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इटली में हुआ है। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, लेखांकन प्रक्रिया का अंतिम चरण है, तो दोस्तों ये अंतिम चरण सूचना का संप्रेषण है। आगे देखिए, ईमेल में BCC का अर्थ होता है, तो BCC का अर्थ होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये मॉडल पेपर नंबर 2 है वो कंप्लीट करवा दिया है। कुछ चेंजेस करना हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आपने पिछला मॉडल पेपर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा, RS प्री मॉडल पेपर के नाम से वहाँ फोल्डर बना हुआ है, तो आप वहाँ जाकर मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। और आराध्या RS अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।